एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। तो इंपॉर्टेंट कैसे हुई? इंपॉर्टेंट ऐसे हुई कि जो पेपर अभी हमारा होने वाला है 2023 का, उसके लिए 15 से 16 डेज लेफ्ट हैं। तो इन दिनों को हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे अच्छे से इनका इस्तेमाल करें ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें, अपने नेट को क्रैक कर सकें। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें बिल्कुल ऊपर उठाना है इस टाइम में, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें बिल्कुल ही नीचे कर देना है, जो कि हमारे अच्छे से हेल्प कर सकें। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है। तो हुआ ना इंपॉर्टेंट? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं एक बॉक्स बना देती हूँ। इस बॉक्स का मतलब क्या है? इस बॉक्स का मतलब है कि जितना भी टाइम आपने अपनी तैयारी के लिए दिया है, वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं। अपने इस पूरे टाइम को इस बॉक्स में बंद कर दीजिए और हम पाएंगे कि हम फिलहाल यहां पर हैं। मतलब इतना टाइम हमारा जा चुका है। जो भी हमने किया है, याद किया है, रिवाइज किया है, रिकॉल किया है, प्रैक्टिस किया है, कभी पढ़ा है, कभी बहुत अच्छा पढ़ा है, कभी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये सब आपके इस टाइम में आ गया है। और अभी फिलहाल हम कहाँ हैं? आज अभी हम यहाँ पर हैं। तो हमारे पास इतना दिन बचा है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, ये कितने दिन है? ये है मुश्किल से 14 से 15 डेज है, क्योंकि आज हो चुकी है 24 और एग्जाम जो है हमारा होने वाला है 6 में, या तो 7 में, या तो 8 में। तो कितने दिन बचे हैं? ये बचे हैं 15 से 16, ऑलमोस्ट इतने दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो दिन है ये इतने हैं। अब फायदा क्या है इस चीज को कैलकुलेट करने का? फायदा ये है कि यहाँ पर जो वर्कलोड है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जो वर्कलोड है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि इतना आपने जितना भी पढ़ा है इस टाइम में, उस सभी को रिवाइज करना, रिकॉल करना, प्रैक्टिस करना, वो आपको इन टाइम में ही करना पड़ेगा, है ना। तो वर्कलोड ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पर टाइम कम है, काम ज्यादा है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि टेंशन बहुत सारी है ना। बिल्कुल है। जैसे कि सेल्फ डाउट बहुत सारा है। मैं कर पाऊंगा या नहीं, लास्ट के अटेम्प्ट में नहीं हो पाया है तो पता नहीं अब होगा या नहीं, मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ है, मेरा ये नहीं हुआ है। सेल्फ डाउट ये भी यहाँ इस टाइम में सबसे ज्यादा होता है। टेंशन सबसे ज्यादा होती है, और ये नहीं पता किस चीज की टेंशन है, लेकिन होती सबसे ज्यादा है। नर्वसनेस सबसे ज्यादा है। किसी ने एक बात बोल दिया कि मैंने टॉपिक कर रखा है, तुमने नहीं किया, बस सेल्फ डाउट हो गया कि मैं इतना भी नहीं कर पाई, मेरा तो ये टॉपिक नहीं हुआ है, क्या होगा, इस तरीके से। तो ये चीजें भी यहाँ ज्यादा हैं। अब देखो कितनी भयानक बात है कि हमारे पास यहाँ सबसे ज्यादा काम है, और इस सबसे ज्यादा काम के साथ साथ ये भी सबसे ज्यादा है। अब यहाँ देखो इस टाइम में क्या था? इस टाइम में वर्कलोड मैं मानती हूँ, चलो ठीक ज्यादा भी था, लेकिन ये चीजें नहीं थी तो हमने आराम से काम किया था। लेकिन ये टाइम जो है, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, चल रहा है, इस टाइम में वर्कलोड भी ज्यादा है, साथ साथ में ये चीजें भी ज्यादा हैं। तो इनको कैसे ओवरकम करना है, इन चीजों को हम कैसे हटाएं, इसको कैसे बढ़ाएं, ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा मोटिव है कि ये जो चीजें हैं इनको तो हम बिल्कुल ही कम कर दें, और जो हमारा वर्कलोड है, जो हमारा काम है, उसको हम और अच्छे से कर सकें। तो ये चीजें हमें ऊपर उठानी है और ये चीजें हमें नीचे करनी है। और ये टाइम काफी पोटेंशियल वाला होता है। इस टाइम में अगर आप अपने आप को इन चीजों में बिजी रखेंगे तो जो आपका काम है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो इस चीज को ओवरकम करने का तरीका क्या है। ये अगर आपको हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, आपको टेंशन हो रही है, बेचैनी हो रही है, सेल्फ डाउट आ रहा है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। ऐसा ही होता है इस टाइम में, ऐसा ही होता है। देखो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आपकी तैयारी है, क्योंकि जिसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, या तो वो सब कुछ जानता है, सब कुछ पता है उसको, या तो उसे कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं पता है उस कैटेगरी में आप नहीं आ सकते, क्योंकि आपको टेंशन हो रही है, और आपको सब कुछ पता है उस कैटेगरी में भी आप नहीं हो सकते, क्योंकि ये पेपर जो है नेट का, उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ कर लेंगे। तो अगर आपको ये चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी है। बस अभी जरूरी है कि इनको ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए। नेचुरली तो ये आएंगे, नेचुरली ये चीजें आएंगी, लेकिन अब आपको अपने काम को, जो आपका वर्कलोड है, आपका जो काम है, उसको डोमिनेट करना है इन सभी चीजों के ऊपर। आपका जो काम है उसको डोमिनेट कर दो,
मतलब जब भी ये फील आए कि टेंशन हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, सेल्फ डाउट आ रहा है, तो वो तो आएगा नेचुरली, ठीक है, आ गया है कोई बात नहीं, लेकिन आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट मत कर दीजिए। आप अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए। आपका जो रिवीजन है, रिकॉलिंग है, जो प्रैक्टिस है, या फिर जो भी नया आप लर्न कर रहे हैं उसको डोमिनेट कर दीजिए इन चीज़ों के ऊपर, तो समहाउ आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वर्कलोड की, कि जो काम है हमारा उसको कैसे डिवाइड करें, किस तरीके से हम क्या चीज़ें अब लेकर चलें। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है अभी आपका, जो कि ये दिन बचे हुए हैं, उनमें आपको करना है रिवाइज, रिकॉल और प्रैक्टिस, ठीक है। रिवाइज करना है, रिकॉलिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपका जितना भी दिन है, एक दिन को मैं 100% ले लेती हूँ, उसमें से 45% जो आपका टाइम है, 45% जो आपका टाइम है वो जाना चाहिए रिवीजन के लिए। देखो इस टाइम पर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप कोई नया टॉपिक करने मत बैठ जाना, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैंने वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं। अगर आपने कोई नहीं कर रखा है तो उसे अब करने मत लग जाना, ठीक है। जो आपने पहले से कर रखा है उसको रिवाइज कीजिए बस, ठीक है। तो रिवीजन ज़रूरी है, अपने 45% टाइम को रिवीजन में लगाइए। बाकी जो 45% है इस टाइम को आप यूटिलाइज करेंगे प्रैक्टिस के लिए। जो भी आपने रिवाइज किया है, रिकॉल किया है, उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे अपने 45% टाइम में। अब 10% बचा है। ये 10% जो टाइम है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो एवरग्रीन टॉपिक है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको अलग से रिवाइज करना है। जो भी मैंने आपको बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनके लिए आपको अपने दिन का 10% टाइम निकालना है। और बाकी ये जो टाइम है ये आपके और जो अदर टॉपिक है उनके लिए है। माना आपने बायोकेमिस्ट्री रिवाइज की है, मतलब बायोकेमिस्ट्री टारगेट की है, उसका जो एवरग्रीन टॉपिक मैंने आपको बताया है लास्ट वाली वीडियो में, वो है एंजाइम काइनेटिक्स है, ठीक है। तो अगर आपने उसे रिवाइज कर रखा है तो आप इसको ऐसे टिक कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे कर लीजिए कि 10% लिखिए अपनी नोटबुक में, ऐसे 10% टाइम जो है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं और जो आपने कर भी रखे हैं, उन सभी की एक लिस्ट बना लीजिए। ऐसे लिख लीजिए, जैसे कि आपने एंजाइम काइनेटिक्स कर रखा है तो यहाँ पर लिख दीजिए, लेकिन आपने रेस्पिरेशन नहीं किया है तो रेस्पिरेशन यहाँ पर मत लिखिए। अगर आपने रेप्लिकेशन किया है तो आप यहाँ रेप्लिकेशन लिखिए। अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन नहीं किया है तो मत लिखिए। और इसके बाद आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही एंजाइम रिवाइज हो गया अच्छे से, इसको टिक कर दीजिए। रेप्लिकेशन रिवाइज हो गया, इसको टिक कर दीजिए। तो अभी आपके पास 15 दिन है, तो 15 टॉपिक आप आराम से यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ज़्यादा हैं, 15 से ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ा सा और टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 टॉपिक आपको एक दिन में रिवाइज करने पड़ेंगे। तो ये जो भी 10% टाइम है ना आपका, इसको आपको लगाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिवीजन में और रिकॉलिंग में और प्रैक्टिस में। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, केवल रिवीजन, केवल रिकॉलिंग, केवल प्रैक्टिस, ना कि अब आप नई लर्निंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 10% उनके लिए है। बाकी का ये जो टाइम है ये और अदर जो टॉपिक्स हैं, इनसे अलग जो टॉपिक है उनके लिए है। आप उनको रिवाइज करेंगे और आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ आपके लास्ट डे के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब आप कहेंगे आपको पता नहीं है मैम हमें कितनी दिक्कतें हो रही हैं, आपने तो बोल दिया रिवाइज कर लो, रिकॉलिंग कर लो, प्रैक्टिस कर लो। नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जब भी मैं करने बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा रिवाइज एक साथ ही कर लूँ, वो भी रिवाइज कर लूँ, ये भी रिवाइज कर लूँ, ये टॉपिक भी रिवाइज कर लूँ, वो भी रिवाइज कर लूँ, और फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। एक दिक्कत ये होती है कि मेरी जो फ्रेंड है उसकी जो फ्रेंड है और उसकी भी जो फ्रेंड है उसकी जो बहन है, उसने नेट की तैयारी की थी और उसने वो टॉपिक किया था। अब उसकी बहन का फोन आया फ्रेंड के पास, उसका फोन आया उसके पास, और उसका फोन मेरे पास आया और उसने कहा कि क्या तुमने ये टॉपिक नहीं किया? बताओ मैं क्या करूं? मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है कि मैंने ये टॉपिक नहीं किया, क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी। एक दिक्कत मुझे ये होती है कि मैं कोई भी पॉइंट देखने जाऊं, मतलब मुझे किसी पॉइंट में कोई डाउट है और या तो मैं मेरी नोटबुक में देखने जाऊं उसको क्लियर करने के लिए, या तो मैं इंटरनेट पे चली जाऊं। तो ऐसा होता है कि अगर मैं मेरी नोटबुक से उस पॉइंट को क्लियर करना चाहती हूँ तो मैं उस पूरी ही यूनिट को रिवाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ। बस ये ठीक है, ये पॉइंट कर ले तो ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और फिर मुझे याद आता है कि मुझे तो कुछ और ही करना था। हालांकि अच्छा है, चलो आपने वो यूनिट रिवाइज कर ली, लेकिन मुझे तो कुछ और ही करना था, और फिर खुद पर गुस्सा आता है कि इतना भी नहीं हो पाया। ऐसे ही अगर किसी पॉइंट को
क्लियर करने के लिए आप इंटरनेट पे जाते हैं तो वहां किसी और काम में लग गए। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगे हैं कि काफी डिस्टर्ब करते हैं और इनके कारण भी एक्चुअली सेल्फ डाउट आता है, नर्वसनेस होती है, क्योंकि ये चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं हमें। तो देखो इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत सारे रिवाइज कर लूँ, एक साथ ही कर लूँ, तो उसके लिए है कि आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। कैसे बनानी है मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से चीजें लिखनी है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है, जो फर्स्ट, अगर आपके साथ में ये दिक्कत है तो इसका सोल्यूशन है आप टू डू लिस्ट बना लें। इसके बाद मेरा तो ये टॉपिक हो ही नहीं पाया है तो कुछ टॉपिक छोड़ने में ही भलाई है, कुछ टॉपिक आप ना ही करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब ऐसा क्यों है? देखो पार्ट सी के अंदर आपको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं? पार्ट सी के अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं, आपको करने होते हैं 25 क्वेश्चन। देखो कितनी बड़ी चॉइस है और आपको केवल 25 क्वेश्चन करने हैं। काफी बेनिफिशियल लगता है देखने में, हाँ भाई अच्छी बात है, 75 में से 25 करने हैं। लेकिन इसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि देखो अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी देते हैं पढ़ने के बाद और ये कहने के बाद कि मुझे ये नहीं आता, या फिर ये टॉपिक मुझे आता है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आपकी 75 मिनट चली जाती हैं। और आपको पता है कि वो जो 3 घंटे हमारे पास होते हैं कितने प्रेशियस हैं, कितने जरूरी हैं, ठीक है। तो इसलिए जो 75 क्वेश्चन है, अगर आपको ये 75 के 75 क्वेश्चन आते होंगे, मतलब अच्छे से नहीं पर आपने वो टॉपिक 1-2 बार किया होगा, तो उस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, मानो एंजाइम काइनेटिक्स को लेकर ही एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपने इसके बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है, बस आपकी फ्रेंड ने बोल दिया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपने करना स्टार्ट कर दिया उसको अभी, लेकिन अच्छे से आप नहीं कर पाए क्योंकि ये टाइम जो है अभी लर्निंग का नहीं है, रिवीजन का है। लेकिन आप इसको नहीं कर पाए, लेकिन उसके कहने से आपने सोचा कि हाँ मेरा नहीं हुआ है तो मैं भी कर लूँ, तो आपने करना स्टार्ट कर दिया। करने के बाद इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आया है, अब आपने एक लाइन पढ़ी कि अच्छा ये तो एंजाइम के ऊपर क्वेश्चन है, इसको तो मैं कर लूंगी, मैंने ये टॉपिक कर रखा है। हालांकि आपने अच्छे से नहीं किया है पर आपको लगता है कि आपने कर रखा है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपने देखा कि 4 स्टेटमेंट दी हैं। अब 4 में से आपने फर्स्ट रीड करी, ठीक है, वो आपको आ गई, सेकंड नहीं आई, थर्ड नहीं आई, फोर्थ नहीं आई, तो आपका दिमाग ऐसे लगा रहेगा कि मैं कर दूंगी। इसी में ही आपकी 4 से 5 मिनट चली गई हैं। अब देखो आपकी 5 मिनट चली गई हैं। अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर हाई रिस्क है कि ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग दबा के है हमारे इस एग्जाम में, है ना। तो ये रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि ठीक है इसको गलत ही कर दें। तो अगर आप उसको नहीं करते हैं तो आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ है, और अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो रिस्क कितना है कि ये गलत हो सकता है। तो मतलब आपकी जो 4 से 5 मिनट है ना बिल्कुल बेकार चली गई है, इसने कोई भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। हालांकि आपका दिमाग खराब कर दिया है, आपको डिमोटिवेट कर दिया है कि पहला क्वेश्चन था या फिर चलो कोई भी क्वेश्चन था, इतना टाइम भी चला गया और क्वेश्चन भी नहीं हुआ। अब देखो अगर आपको ये टॉपिक आता ही ना हो, आप एक लाइन पढ़ेंगे, अच्छा एंजाइम के ऊपर है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, आप इसको एकदम से खत्म कर देंगे, इस क्वेश्चन को आप एकदम स्किप कर देंगे कि मैं कोई और क्वेश्चन करूंगा, तो आपकी 4 से 5 मिनट बच गई ना। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ टॉपिक को छोड़ने में ही भलाई है। जो आपको नहीं आते हैं या फिर अब आपको नहीं आते हैं तो उनको मत कीजिए। कुछ टॉपिक अगर कोई कहता भी है कि इंपॉर्टेंट है तो बोलो ठीक है इंपॉर्टेंट है, तुम कर लो, मुझे नहीं करना है, मैं तो जितना मेरा हो चुका है उसको ही रिवाइज करूंगा, रिकॉल करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी फ्रेंड ने बता दिए हैं कि इंपॉर्टेंट है लेकिन आपने नहीं किया है, तो सेल्फ डाउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप को डिमोटिवेट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप उस टॉपिक को छोड़ ही दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये होता है कि एक पॉइंट है, कोई भी टॉपिक है, उसके लिए मैं सारे यूनिट को रिवाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसके लिए आपको प्रिसाइज करना होगा अपने आप को। आपकी पूरी नोटबुक है और केवल आपको एक पॉइंट में डाउट है या फिर आपने कोई एक क्वेश्चन देख लिया है, उसके आंसर आप भूल रहे हैं, नहीं याद आ रहा है, तो आपने अपनी नोटबुक ओपन की, उस पॉइंट को आपने क्लियर कर लिया। इसके बाद तुरंत इसको बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो। याद रखो ये बात कि किस टॉपिक के लिए आए हो और किस पॉइंट को आप यहाँ सोल्व करने आए हो, वो पॉइंट कीजिए। इसके बाद बेशक चाहे कितना भी जरूरी लग रहा हो, अगर आज उसकी बारी नहीं है रिवाइज करने की तो उसे रिवाइज मत कीजिए, ठीक है। जो आपको अभी मैं बताऊंगी टू डू लिस्ट के बारे में, इसमें जो टॉपिक लिखे हैं बस आपको वो करने हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको इन सभी का आंसर मिल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारी टू डू लिस्ट है इसको कैसे बनाना है। टू डू लिस्ट के लिए देखो आप क्या करोगे, सोने से 5 से 10 मिनट पहले, मतलब अभी आपको सोना है तो उससे 10 मिनट पहले आप अपनी जितनी भी टू डू लिस्ट है उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हमने कहा है कि 45% टाइम फॉर द रिवीजन, 45% फॉर द प्रैक्टिस और 10% फॉर द एवरग्रीन टॉपिक, ठीक है। अब यहां पर आपको करना क्या है कि जिस टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे अगले दिन उसके बारे में लिखना है
और बाकायदा बिल्कुल प्रिसाइज करके लिखना है कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, कहां से करना है, कहां से करना है, कितनी देर करना है, ये सब चीजें आप लिखेंगे। मानो कि आपको रेप्लिकेशन करना है तो यहां लिखो कि मैं रेप्लिकेशन को रिवाइज करूंगा कल, कहां से करना है, कोई वीडियो है जिससे देखना है, या फिर मेरे नोट्स हैं, या फिर कोई पीडीएफ है, आप उसके बारे में भी लिखेंगे कि मुझे वीडियो से देखना है। मानो आपको कोई वीडियो है, उसकी हेल्प से आपको रेप्लिकेशन रिवाइज करना है, तो यहाँ लिखो कि वीडियो से करना है और कितने टाइम करना है और कौन से टाइम करना है, मतलब मॉर्निंग में करना है या इवनिंग में करना है, नाइट में करना है। टाइम तो सेट मत करना कि आधे घंटे में ही करना है, हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, बट ये फिक्स कर लेना कि किस टाइम करना है। माना कि आपको 6 बजे करना है तो यहाँ लिखेंगे 6 बजे मुझे ये टॉपिक रिवाइज करने बैठना है, तो बिल्कुल प्रिसाइज कर दें। अगर आप ऐसे करके सोएंगे तो आपका जो माइंड है वो सेट हो जाएगा कि मुझे सुबह उठ के ये रिवाइज करना है, ठीक है। अब अगर आपने खाली ये लिख दिया कि रेप्लिकेशन, उठने के बाद आपका माइंड अभी सेट नहीं हुआ है, अभी आप सोचेंगे कि कहाँ से करूँ और प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, किस टाइम करूं, कहां बैठ के करूं, तो आपका इसी में ही 1 से 2 घंटे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप रात को ही इस चीज को सेट करके सोएंगे अपने माइंड में कि ये टॉपिक है, यहां से करना है, इस टाइम करना है, वहां बैठ के करना है, तो आपका माइंड बिल्कुल सेट मिलेगा सुबह कि ये काम करना है, ठीक है। इसीलिए सोने से पहले आपको ये टू डू लिस्ट बनानी है। सेम ऐसे प्रैक्टिस के लिए भी है, कौन सा टॉपिक है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, मतलब कोई पीडीएफ है या फिर नोट्स में क्वेश्चन लिखे हुए हैं या फिर कोई वीडियो में के थ्रू आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो ये भी आपको फिक्स करके ही सोना है और टाइम भी सेट करना है कि इस टाइम मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा। ऐसे ही जो 10% टाइम है आपका जो देना है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के लिए, इसके लिए भी सेम है। इसके लिए मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ आप 10% लिख के अपनी नोटबुक में डे 1 और डे 1 में कौन सा टॉपिक आपको रिवाइज करना है यहाँ लिखिए। जैसे कि आपको रेप्लिकेशन करना है तो आप रेप्लिकेशन यहाँ लिखिए और साथ में एक बॉक्स बना दीजिए। जैसे ही इस टॉपिक का रिवीजन हुआ इसको आप ऐसे टिक कर देंगे, ठीक है। डे 2 है तो डे 2 में आपको ये टॉपिक रिवाइज करना है तो हो जाएगा, उसके बाद टिक कर देंगे। इस तरीके से 10% टाइम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को देना है और बाकी का जो टाइम है वो अदर टॉपिक्स को देना है। तो इस तरीके से आप अपनी टू डू लिस्ट को बनाकर ही सोएं। देखो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ, जो टू डू लिस्ट है वो आपको सोने से पहले ही बनानी है। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है 5 से 10 मिनट लगती हैं, उठने के बाद नहीं। उठने के बाद अगर आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपका 1 से 2 घंटे आराम से लग जाएंगे उसको बनाने में, अपने माइंड को सेट करने में और उस काम को करने के लिए तैयार होने में, ठीक है। लेकिन अगर रात को आप इस काम को करके सोते हैं तो 5 से 10 मिनट लगेंगी और सुबह आप बिल्कुल एक टारगेट के साथ में उठेंगे और उस काम को कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आती है कि जो रिवाइज है वो कैसे करना है। तो देखो रिवाइज करने का तरीका है कि आप नोट्स को देखकर ही रिवाइज करते रहें, मतलब कोई भी टॉपिक है उसे देखते रहें, रिवाइज करते रहें। 1 से 2 बार ऐसा कर ले और अगर आपने ये काम कर रखा है, रिवाइज कर रखा है, तो अब बारी है कि आप रिकॉलिंग करें। रिकॉलिंग करने का तरीका क्या है कि कोई भी टॉपिक है या तो आप उसे अपने माइंड में सर्कुलेट करते रहें, माइंड में आप उसको याद करते रहें, और अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो नोटबुक में आप रिवाइज करें। नोटबुक में कैसे रिवाइज करते हैं, एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, कोई भी टॉपिक है, मानो एंजाइम के ऊपर ही है, तो एक नोटबुक ले लीजिए और लिखते रहिए कि ठीक है ये काइनेटिक है, इसके बाद ये फीडबैक इनहिबिशन ऐसे आता है, इसका ये मतलब है, इसका इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। या तो अपने माइंड में सर्कुलेट कर लो चीज़ों को। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नोटबुक लेकर नोटबुक पर रिवाइज करते रहें, फ्लो चार्ट्स बनाते रहें इस तरीके से। तो ऐसे भी आप रिवाइज कर सकते हैं और रिकॉलिंग जरूर करना है। देखो रिकॉलिंग का मतलब है कि आप अपने माइंड में उसको सेट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो रिवाइज करें फिर रिकॉलिंग करें, तो ये तरीका है रिवीजन का और रिकॉलिंग का। प्रैक्टिस की अगर बात करते हैं तो कई सारे तरीके हैं प्रैक्टिस करने के। आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। टॉपिक वाइज इन द सेंस कि आपने रेप्लिकेशन किया है, टॉपिक वाइज रेप्लिकेशन आपने रिवाइज किया है, तो अब आप इसी टॉपिक के जितने भी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से आए हुए हैं, आप उनको साथ ही साथ में प्रैक्टिस कर लें। या फिर आप यूनिट वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, पूरी यूनिट के किसी भी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आया है उसको रिवाइज करना है। या आप पेपर वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब ये 2022 का पेपर है, इसको मैं कंप्लीट आज प्रैक्टिस करने वाला हूँ, ठीक है। 2021 का है, इसको आज कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, यूनिट वाइज भी कर सकते हैं और टॉपिक वाइज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं। और एक ये है कि जो भी आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है इन प्रैक्टिस के दौरान, उस नई इन्फॉर्मेशन को भी आप नोट डाउन कर लें और नोट डाउन करने के बाद उसको फिर रिवाइज भी करें, ठीक है।
ये भी एक तरीका है प्रैक्टिस करने का। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से करने हैं। अब जल्दी ही मैं आप इन टॉपिक्स पर भी वीडियोस अपलोड करूंगी। सबसे पहले तो बताऊंगी कि जो 3 घंटे होते हैं हमारे एग्जाम के, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन सा पार्ट आपको बाद में करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, इस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। साथ साथ हाउ मैनी क्वेश्चन शुड डू, मतलब कि अगर आप नेट करना चाहते हैं तो कितने क्वेश्चन हैं जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक सेफ साइड की बात करें तो कितने क्वेश्चन हैं जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए कितने क्वेश्चन जो हैं आपको सेफ साइड में अटेम्प्ट करने होंगे, इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और थर्ड टॉपिक जो है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड अटेम्प्ट, यानी कि हमारे एग्जाम के अंदर कई सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैचिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि डायग्राम के होते हैं, ग्राफ के होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं, स्टेटमेंट के होते हैं। ये कई सारे टाइप के जो है क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से ज्यादा इजी होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, और उनमें श्योरिटी भी होती है कि वो गलत नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी एग्जाम के आसपास। तो इन टॉपिक को लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि किस तरीके से करना है। जैसे ही आपका एग्जाम होगा उससे 4 से 5 दिन पहले मैं ये बातें आपको बता दूंगी, क्योंकि ये उसी टाइम की बातें हैं। अभी आप इनके बारे में मत सोचना, अभी बस आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, रिकॉलिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इनकी जब जरूरत होगी तब मैं इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब बस लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूंगी, टेक चार्ज ऑफ योर टाइम एंड योर लाइफ। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अब नहीं करोगे तो कब करोगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।